साथियों नमस्कार। वातावरण ठंडा है लेकिन मिजाज गर्म बना रहना चाहिए। आज की हमारी जो चर्चा है इसमें हम 3 प्रश्नों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में और भारतीय जो संविधान समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है उसमें अस्पष्टता से क्या आशय है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है उसमें भारतीय संविधान में अस्पष्टता के बारे में कहां पर प्रावधान किया गया है और क्या अस्पष्टता शब्द का भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है। साथ ही जो तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अस्पष्टता को रोकने के लिए जो प्रोविजन किए गए हैं, अर्थात संविधान के मौलिक अधिकारों में जो अस्पष्टता को रोकने का जो प्रावधान की बात की गई है उसके लिए कौन कौन से प्रमुख अधिनियम है। तो ये 3 प्रश्नों के जवाब आज के अक्सर में आज की हम चर्चा में देखने वाले हैं, इनके खोजने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आपको आधुनिक संदर्भ में अस्पष्टता के विभिन्न आयाम कौन से हैं उस पर चर्चा करनी है। अर्थात बस इस टॉपिक पे आपको 4 से 5 मिनट सोचना है ताकि आईएएस मेंस के एग्जाम में जब आप प्रिपेयर हो या आप जब अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो जनरल स्टडी मेंस में और ऐसे वगैरह में लिखने के लिए एक अच्छी और मेच्योर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और थिंकिंग प्रोसेस की वो आपकी जो है अभी से इवॉल्व हो सके। तो चौथे प्रश्न का आंसर आपको खुद खोजना है। 4 से 5 मिनट आपको सोचना है। आप चाहें तो जो पॉइंट आप सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए बाकी चर्चा हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो है हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकार में हम समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसमें जो भी अभी जो 3 प्रमुख अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 आपका और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 जो है वो ब्रॉडर संदर्भ में जो है अस्पष्टता और असमानता को दूर करने की बात करता है, विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद जो 15 है, जो 5 ग्राउंड्स हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग इत्यादि, इनके आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। साथ ही हमने ये भी देखा था जो 15(4) है वो जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो रिजर्वेशन दिया जाता है उससे डील करता है। और अनुच्छेद जो 16 है तो समाज में जो है हमको जो समता स्थापित करनी है, समता ना कि समानता, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो उस समाज में इक्वालिटी स्थापित करने के लिए यानी कि समता स्थापित करने के लिए जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उनको अवसर दिए जाए और नए अवसरों का सृजन किया जाए। तो अनुच्छेद 16(4) में हम देखते हैं रिजर्वेशन की भी ये बात करता है, महिलाओं बच्चों के फेवर में कुछ प्रावधान करने की बात करता है और भी इसकी जो बात भी हमने वो भी देखा था। आज की हमारी जो चर्चा है वो उसमें संक्षिप्त चर्चा है। इसमें हम आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 17 जो है हमारे समाज की, भारतीय समाज की जो एक प्रमुख बुराई रही है हजारों सालों से, जातिवाद और उसके आधार पर मानवीय गरिमा के साथ किए जाने वाला भेदभाव, मानव को जो है मानव की तरह न ट्रीट किए जाने वाला जो अस्पष्टता यानी कि जाति है और जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का सबसे जो विकृत रूप है अस्पष्टता यानी कि छुआछूत। व्यक्ति से भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो है व्यक्ति ना हो। तो वह जो भेदभाव है उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 17 में बात की गई है। तो देखिए, इस 17 में जो अनुच्छेद में बात की गई है ये अनुच्छेद 17 ये कहता है, यहां पर मैंने लिखा है व्हाट एवं संविधान के संदर्भ में क्या बात करता है। तो अस्पष्टता क्या है? अस्पष्टता को देखिए संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 17 कहता है कि अगर अस्पष्टता किसी के द्वारा भी प्रैक्टिस की जाती है तो वह एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। यानी कि जो राज्य जो है, ये राज्य का भी दायित्व है और व्यक्तियों का भी दायित्व है कि वो किसी अस्पष्टता जो है उसे प्रोहिबिट करे, उसके लिए रोकथाम के लिए कार्य करे और अगर कोई पाया जाता है ऐसा करता हुआ तो उसे दंड भी दिया जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, अब देखिए अस्पष्टता का भारतीय संविधान में जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अगर जब हम संविधान में जब लिखा गया था तो अस्पष्टता को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिखा गया था। अर्थात इसका जो तात्पर्य था अस्पष्टता, छुआछूत या एट्रोसिटीज का अनटचेबिलिटी, तो इसमें यह था कि जब इसकी बात आई कि अस्पष्टता का आशय क्या होगा। अब देखिए, छुआछूत हम कई आधारों पर कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है किसी को कोई बीमारी है इसलिए हम छुआछूत कर सकते हैं, उस पर छुआछूत वाली भावना आ सकती है। अगर आप रास्ते चलते कोई देखते हैं कोई विकृत चित्त अवस्था में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ, कोई पागल है जिसका शरीर इग्न विघ्न है, या कहीं पर आप देखते हैं इस तरह की विकृत स्थिति आप अगर देखते हैं, कई बार जैसे जानवरों के साथ होता है, पता चले कहीं पर आप देख रहे हैं कोई डॉग वगैरह कहीं पड़ा हुआ है जो मर गया है तो आप उससे थोड़ा सा दूर व्यवहार करेंगे, कोई भी ऐसा प्राणी है तो इस प्रकार की भी छुआछूत हो सकती है। हो सकता है कुछ धार्मिक आधार पर भी आपको छुआछूत देखने को मिल जाए, हो सकता है किसी धर्म विशेष के प्रति कुछ लोग ऐसा नजरिया अपना लें।
तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हम छुआछूत कर सकते हैं। किसी लिंग के आधार पर भी हो सकता है, देख सकते हैं। हो सकता है कई बार देखते हैं आपकी डायन, किसी महिला को डायन बता के मार दिया जाता है, तो कोई अगर वैसी महिला है, हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, तो समाज उनको इस आधार पर छुआछूत सकता है। लेकिन जो अस्पष्टता की बात की है, तो इसमें एक केस आया था देवराज वर्सेस बी पद्मना, 1957 का एक केस है। तो इसमें जो मद्रास हाईकोर्ट का केस है, मैसूर जो उच्च न्यायालय का है, उसमें इस जजमेंट आया था। मैसूर उच्च न्यायालय ने इस केस में जजमेंट अपना दिया हुआ था, देवराज वर्सेस बी पद्मना 1957 में। और उसमें बताया कि अस्पष्टता जो शब्द है वो क्या है, उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे विशेष तौर पे लिखा गया है, अर्थात हमारे समाज में अस्पष्टता, देखिए जाति के आधार पे जो इस प्रकार की अस्पष्टता है, स्पेशली ये उस प्रकार की अस्पष्टता को रोकने की बात करता है। अलग अलग टाइप की अस्पष्टता हो सकती है। हो सकता है किसी को एड्स की बीमारी या कोई ऐसी बीमारी हो, लोग उसका बहिष्कार करना चालू कर दें। बहिष्कार ऐसे भी हो सकता है, कई बार आप देखते हैं कि अलग अलग जातियों में अगर बच्चों ने विवाह कर लिया है, अपनी उम्र में भी आप देखेंगे, तो माता पिता उनका सामाजिक बहिष्कार कई बार कर दिया जाता है, खाप पंचायतों वगैरह में आप देखते हैं। तो ये, लेकिन जो अस्पष्टता की यहाँ पर बात की है, इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देखिए, हम हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जो आरंभिक वैदिक काल था, शुरुआती जो वैदिक काल था, वहां पर जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। अर्थात एक ही पिता के दो पुत्र जो है, अगर एक व्यक्ति शूद्र बन सकता था, एक वैश्य बन सकता था या क्षत्रिय बन सकता था, वो अपने कर्मों के आधार पर। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, वहां से फिर पुराणों वाला युग आता है, और भी पिछले 2000 साल निरंतर जो है जाति व्यवस्था हमारे यहाँ कठोर होती रही है। और इस प्रकार से इसने एक प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में बाधा उत्पन्न की है, और अभी भी जो है जातिवाद जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और निर्माण में बाधक बना हुआ है। इसके ऊपर मेंस में प्रश्न पूछा जाता है बेसिक जातिवाद में, तो ये सब डायमेंशन आप लिख सकते हो वहां पे। हालांकि यहाँ पर हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट केवल प्रोविजंस की बात की गई। तो ये जो अस्पष्टता है, यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने जो बताया कि जो हमारे यहाँ जो जाति के आधार पर, किसी जाति विशेष के आधार पर जो भेदभाव होता है, आप देखेंगे कई बार, मैं बचपन की अगर अपनी बताऊं, बचपन में अगर आप देखेंगे जो गांव के हेडपंप वगैरह होते थे, तो वहां पर कुछ जातियों को चढ़ने के लिए कुछ वर्ग के विशेष लोग रोक देते थे कि आप अभी रुक जाइए, हम पानी भर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं जब फ्रीडम स्ट्रगल होता है, तो ज्योतिबा फुले से आप देखते हैं, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, ये सब उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। मंदिरों में प्रवेश करने की आजादी नहीं होती थी, या सार्वजनिक जो स्थल है, पूजा स्थल है, वहां जाने की आजादी नहीं थी। कई बार तो भगवान को पूजने वगैरह में दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो ऐसे प्रतिबंध लगाया गया। तो इस प्रकार की जो अस्पष्टता है, उसका संदर्भ इस अस्पष्टता से है, जब अनुच्छेद 17 बात करता है। तो देखिए, लॉ इसमें जो है इसको रोकने की बात की गई थी, और इसे जो है ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 17 जो है मौलिक अधिकार, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, अगर मौलिक अधिकारों में हमें कुछ परिवर्तन करना है तो इसके लिए जो अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, ये भारतीय संसद इसमें कोई परिवर्तन कर सकती है, ना कि राज्य विधानमंडलों के पास अधिकार है। तो संसद ने 1955 में ये कानून बनाया था पहले, अस्पष्टता अपराध अधिनियम 1955, यानी कि अस्पष्टता को अपराधी घोषित करने वाला। इसके हम प्रोविजंस पर भी नहीं जा रहे हैं। तो वो एक्ट बनाया था, उसके बाद फिर कोई कमेटी समिति बनी हुई होगी या कोई डेवलपमेंट हुआ होगा, उसमें देखा गया कि उसमें उतना वो प्रभावपूर्ण तरीके से हम अस्पष्टता को उतना दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर 1976 में इसका नाम बदल के कर दिया गया और उसके प्रोविजन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया, इसका नाम में रूपांतरण किया गया। और साथ ही इसमें प्रावधान जो है थोड़ा कठोर बनाए गए, जैसे कि हम बाद में देख सकते हैं कुछ चीजें होती हैं जैसे कंपाउंडेबल होती हैं। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई केस आपके खिलाफ कोई केस लगा दिया गया है, आप किसी महिला के खिलाफ आपने अगर कोई ऐसा कृत्य किया है जो क्राइम की श्रेणी में आता है, तो फिर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता। या किसी आप ऐसे वर्ग जो एससी है या एसटी वर्ग के जो समुदाय के सदस्य उनके साथ आपने ऐसा किया है, तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं आता कि आप उनमें बाद में जाके संशोधन नहीं कर सकते आपस में। वो अगर आपने एक बार क्राइम कर दिया तो वो फिर आपस में मिलकर आप उस मामले को नहीं सुलझा सकते हैं। या तो ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे प्रावधान थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया गया प्रोविजन को। और इसमें कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, बहुत सारे ऐसे प्रावधान ही पड़ते हैं। अगर एमपीपीएससी में 2020 के पहले तक का जो पैटर्न था उसमें एक्ट वगैरह पूछे जाते थे, तो उसमें आप विस्तार से पढ़ते ही हैं। आप तो हालांकि उसमें हटा दिया गया है, तो आपकी एक बेसिक जनरल जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद भी जो 1976 में जो अधिनियम बना दिया गया था, नागरिकता अधिकार की रक्षा अधिनियम, इसके बाद भी जो है छुआछूत हमारे समाज से दूर नहीं हो रहा था। और इन वर्गों के साथ लगातार प्रताड़ना होती जा रही थी, दफ्तरों में हो चाहे सार्वजनिक स्थलों में हो। इन वर्गों को जो लोग हैं या समाज में जो पीछे धकेल दिए गए थे, उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा था। तो एक और ये वाला जो एक्ट बनाया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया 1987 में,
1987 या 89 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1900 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटीज एक्ट, जिसे एससी एट्रोसिटीज एक्ट भी देखते हैं। 2018 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रोविजन को नलिफाई कर दिया था, क्योंकि जमानत इसमें तुरंत नहीं मिलती है। तो उसमें ऐसा कुछ इशू आया था, जमानत वाला इशू था, क्योंकि जैसे अगर आपने कोई SC ST वर्ग के साथ कोई ऐसा किया है जो समाज में पिछले पायदान पे है, तो उसके खिलाफ उनके लिए आपको अलग से कोर्ट में ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट्स में कार्रवाई चलाई जाएगी। उसके लिए उसी वर्ग का कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के बेंच में शामिल होगा, इस तरीके। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए ताकि इन वर्गों को किसी प्रकार की छुआछूत से दूर रखा जा सके। और जब आप इन सब चीजों को मिला के देखेंगे, इस एक्ट को देखेंगे, रिजर्वेशन को देखेंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन देखेंगे, तब आप पाएंगे कि जो असल में मुद्दा है, असल में जो हम समानता स्थापित सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस सब का जब संग्रहित जब आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर आप चीजों को केवल माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, छोटी छोटी चीजों को खाने बांटकर, तो आपका वो समग्र दृष्टिकोण नहीं बन पाएगा। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमको एक व्यापक दृष्टिकोण बनाना है, ताकि हमको जो चीजें जो है केवल याद करना ना पड़े, हम समझ के भी चीजों को अच्छे से कर सकें। तो ये एक्ट आए गए थे, इनके प्रोविजन थे। इसमें अगर 4-5 चीजों की हम बात करें, देखिए आपको क्या है कि अंडरस्टैंडिंग बनानी है। जैसे कि हमने यहाँ पर अस्पृश्यता की बात की, अगर आपने इसका मीनिंग समझ लिया, अस्पृश्यता की अगर आपने मीनिंग समझ ली, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर अगर इसको रोकने के लिए फिर कौन कौन सी बात की गई होगी, आपको ऐसे जनरल सोचना है और लिखने का आइडिया आपको धीरे धीरे ऐसे डेवलप करने हैं अपनी थिंकिंग लेवल। जैसे कि देखिए सार्वजनिक पूजा स्थल वगैरह है, मंदिरों प्रवेश की बात हो, तो वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत या अस्पृश्यता इस प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किसी को ये नहीं बोला जाएगा कि एक ही मंदिर में अगर कोई दलित व्यक्ति भी है, या कोई दलित व्यक्ति है, कोई SC ST का व्यक्ति है, और कोई जनरल का व्यक्ति है, ऐसे है, तो वो उनके प्रकार से किसी प्रकार का कोई छुआछूत करे। ये व्यक्तियों के ऊपर भी ये दायित्व है, ना केवल राज्य के ऊपर, कि वो इस प्रकार के रोकें। इसी प्रकार जो सार्वजनिक जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं या एजुकेशन की जो संस्थान है, वहां पर भी इस प्रकार के रोकने की प्रावधान की, किसी प्रकार की अस्पृश्यता को अनुमति नहीं दी जाएगी, वो सब दंड के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार कोई दुकान है, होटल है, कई बार क्या होता था 70-80 के दशकों में फिल्मों में आप देखेंगे, और पहले भी ऐसी कहानी सुनने मिलेगी, अभी भी आपको दूर दराज के गांवों में चले जाएंगे कि कोई जाति विशेष का कोई व्यक्ति है, तो उसको अपनी चाय पीने के बाद धुलना रखना पड़ता है। अभी भी हमारे समाज में ये कुरीतियां जो है अभी बनी हुई है। और असल उद्देश्य जो है पढ़ने के साथ साथ हमारा ये भी है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये चीजों को बदलाव लाएं, ताकि असल में राष्ट्र में परिवर्तन लाया जा सके और असल में राष्ट्र को समृद्ध बनाया जा सके। तो देखिए दुकान और होटल वगैरह हैं, जो सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, इस सब में किसी प्रकार का जो छुआछूत है या भेदभाव है, इसको रोकने की बात है। इसके अलावा जो है अस्पृश्यता या छुआछूत के आधार पर कोई अनुसूचित जाति वर्ग का कोई सदस्य, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अन्यथा फिर आपको SC ST एक्ट के थ्रू बुक कर लिया जाएगा। इसके बाद परंपरागत या धार्मिक क्या होता है, कई बार देखते हैं आप कि कुछ जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो आपको धर्म के दर्शन के आधार पर या दर्शन के आधार पर, कोई पुराणों के दर्शन के आधार पर इस तरह से इस प्रकार की छुआछूत को या जाति व्यवस्था को या लिंग भेद को जस्टिफाई ठहराने की बात करेंगे। तो इस प्रकार की चीजों को अफोर्ड वो नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई सामान्य सेवाओं से वंचित नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति को ये नहीं कहा सकता कि वो जाति विशेष का है तो हम आपको ये सामान नहीं देंगे, या सेवा या बैंक में आप लाभ नहीं उठा सकते हैं, या कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप पता चले कोई व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है जिसके साथ ऐतिहासिक तौर से अन्याय होता आया है, वो कोई कार बुक करने गया, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नहीं तो इस जाति विशेष पे हो, इसलिए हम अपनी कार जो है किराए से नहीं देंगे या किसी कार के नहीं देंगे। अभी आप देखते हैं कई बार घोड़े पे कुछ लोग बैठ जाते हैं, तो मारपीट की और ये सब चलता रहता है। तो इस तरीके जो है अभी भी जो है अस्पृश्यता जो है हमको पूरा इसको जड़ से उन्मूलन करना है, तभी हम राष्ट्र के तौर पर चीजों को बेहतर बना पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी चर्चा है, वो एक संक्षिप्त चर्चा थी। अभी हमारा थोड़ा सा प्रयास ये होगा, मैं आपसे 2 दिन के लिए माफी चाहूंगा, हमको सैटरडे का और जो मंडे का लेक्चर था वो मैं अपलोड नहीं कर सका। साथ ही अब हम जो हमारा जो सुबह मॉर्निंग में जो हमारा लेक्चर और डिस्कशन हम अपलोड करते थे, वो हम इवनिंग में 8:30 to 9 PM के बीच में इवनिंग में हम अपलोड करेंगे। और अभी प्रयास करेंगे स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्मॉल पढ़े। अभी नेक्स्ट चर्चा हम आर्टिकल 18 और पढ़ेंगे, उसके बाद जो रिजर्वेशन और कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज हैं उस पर हम थोड़ा सा विस्तार से डिस्कशन चालू करेंगे। अभी क्या है, हम अपना लेक्चर छोटा बना रहे हैं, जब प्रॉपर पढ़ना तो हम स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो कुछ समय बाद हम प्रयास करेंगे हम अपना 1-1 घंटे का प्रॉपर लेक्चर बनाएं, ताकि चीजों को हम बहुत गहराई में और अच्छे से और समझ सकें। क्योंकि 20-20 मिनट में ऐसा तो हो नहीं सकता 10-15 मिनट में आप IAS के लिए पढ़ लें। इसलिए अभी क्या है, ऐसे अगर हम बनाएंगे तो हमारे लेक्चर के नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 200-300 प्लस हो जाएंगे, 20-20, 30-30 मिनट या 15 मिनट बनाएंगे। तो चीजों को हम धीरे धीरे और बेहतर करेंगे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हमको मेंस से क्वेश्चन भी करना है, प्रीलिम्स वाली चीजें भी बेहतर करना है,
तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।